तो अब इन शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो उसमें फिर चुप रह जाना फ्रॉड होता है। वहां पर इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। सर एक और केस मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ये एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया। कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया तो अब इस केस में क्या हुआ था, कंपनी ने बोला हमारे पिछले 3 साल में प्रॉफिट्स, ये पिछले साल में प्रॉफिट ये रहा। प्रॉफिट का फिगर बता दिया 25 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट में 25 लाख में से 18 लाख रुपए प्रॉफिट फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी आ रहे थे। नॉन बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है? नॉन बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है? 18 लाख रुपए नॉन बिजनेस एक्टिविटी से आ रहे थे। ठीक है सर, कोई जमीन बेच दी इनकी थी, कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन से थोड़ी आ रहे हैं। जमीन बेचने पे 18 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो सर ये बात डिस्क्लोज करनी चाहिए थी ना कि इस 25 लाख में से 18 लाख रुपए का प्रॉफिट इसलिए आ रहा है ड्यू टू नॉन बिजनेस एक्टिविटी। आगे हर साल ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो शेयर खरीदने वाले को क्या हुआ, अरे यार पिछले साल बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ 25 लाख रुपए का, लेट्स परचेज द शेयर ऑफ दिस कंपनी। सो दिस इज हाफ इंफॉर्मेशन। आपको कोई जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो आपने ओमिट कर दी देनी, वो भी सर फ्रॉड के उसमें आता है। ठीक है, आप साइलेंस रह गए, ये फ्रॉड में आ रहा है। ठीक है, सो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, उसमें सारी बातें सब कुछ सही सही बतानी होती हैं। इन ऑल द अबव इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। सर फ्रॉड हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉड पे। सर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? सर फ्रॉड क्या है, फ्रॉड के असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस बताइए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो और भी अच्छा एग्जामिनर को लगता है, वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट, कमेंट एक्सप्लेन। यहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि सर साइलेंस अपने आप में फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन साइलेंस कुछ जगहों पर फ्रॉड हो जाता है, वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, वेयर द साइलेंस इन इटसेल्फ अमाउंट्स टू स्पीच। ठीक है, फिर दोनों में जो जो डिटेल्स हैं वो बतानी अलोंग विद एग्जांपल्स। तो ये पेट क्वेश्चंस हैं फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के। ठीक है, तो फ्रॉड तो हमने इसके साथ में फ्रॉड समझ लिया। अब सर आइए मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा फर्क जो है वो है इंटेंशन का फर्क। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा फर्क जो है सर वो है इंटेंशन का फर्क। यहां पर डिसीव करना यानी कि धोखा देने का इंटेंशन होता है, जबकि यहां पर कोई धोखा देने का इंटेंशन नहीं होता है। सर बात तो यहां पर भी गलत रिप्रेजेंट हो रही है, बात यहां पर भी गलत रिप्रेजेंट हो रही है। मिस रिप्रेजेंटेशन में वो एक्चुअल फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, ट्रुथफुल फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर जानबूझ के धोखा देने की नियत से हो रहा है। यहां पर अनजाने में गलत फैक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। जो पर्सन उस फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ही हिमसेल्फ believes it to be true, he himself believes it to be true, वो खुद भी उसको सही मानता है, यानी यहां पर धोखा देने की नियत नहीं है। बात दोनों में ही गलत रिप्रेजेंट हो रही है, बात इधर भी फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट हो रही है, इधर भी फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट हो रही है। यदि यहां पर भी ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट हो रही हो या यहां पर भी ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट हो रही हो, तो फिर वो फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, तो ना वो फ्रॉड में आएगा ना वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक ही फर्क है कि एक जगह धोखा देने की नियत से जानबूझ के गलत बात को खुद जानते हुए कि गलत है आप सही जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि इधर बात आप इधर भी गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन में, लेकिन आप खुद उसकी सच्चाई में विश्वास करते हैं और फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वो
आप खुद उसकी विश्वास, सच्चाई में विश्वास करते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को धोखा देने की नियत से नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आर मिसरिप्रेजेंटेशन? अनइंटेंशनल, इनोसेंट, फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। धोखा देने की कोई नियत नहीं है। So it's a positive false statement made without any basis of information. X को विश्वास था कि मेरी मोटरसाइकिल का इंजन बहुत ही एक्सीलेंट कंडीशन में है, जबकि ऐसा था नहीं, पर वो खुद इस बात को मानता था, ठीक है, बिना चेक कराए वर्कशॉप में उसने वाई को रिप्रेजेंट कर दिया, खुद भी मानता था, ठीक है। इसके इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वाई ने मोटरसाइकिल खरीद ली, यहाँ उसका इंजन डिफेक्टिव प्रूव हुआ, लेकिन यहाँ धोखा देने का कोई नियत नहीं था। ये किसका केस बन जाएगा सर? मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बन जाएगा, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में 5 चीजें इंक्लूड होती है। क्या होती है अपन ने पढ़ लिया। मिस रिप्रेजेंटेशन की पहली चीज पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन की एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। आपकी कोई ड्यूटी थी लेकिन आपने वो ड्यूटी को पूरा नहीं किया, और उस ड्यूटी को पूरा करने के पीछे आपका धोखा देने की कोई नियत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पीस ऑफ लैंड है मिस्टर एक्स के पास में, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बटा हुआ है। हर पीस ऑफ लैंड किसी को किराए पे दिया हुआ है। अब ये जो चौथे पीस ऑफ लैंड का जो टेनेंट है, उसने मिस्टर एक्स को नोटिस दिया हुआ है कि मैं अगले 1 महीने में आपका पीस ऑफ लैंड खाली कर दूंगा, मुझे और कोई जमीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी वाई ने एक्स ने वाई को रिप्रेजेंट किया, मेरी जमीन के टुकड़े हैं, ये 6 के 6 पीस जो हैं वो किराए पे उठे हुए, जो भी खरीदेगा, अच्छी किराए की इनकम होगी, बोलो 50 लाख रुपए में खरीदते हो क्या? लेकिन अब इसको एक्स को वाई को क्या ये भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। इट वॉज इज ड्यूटी टू इन्फॉर्म। ये 1 महीने में ये वाला छोड़ के चला जाएगा, बाकी 5 उठे हुए रहेंगे। इट वॉज इज ड्यूटी, लेकिन ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया, बस धोखा देने की कोई नियत नहीं थी, भूल गया इस ड्यूटी को पूरी करना, ठीक है। तो ड्यूटी को पूरी नहीं कर पाया। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव वुड बी काउंटेड अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन। और ये उससे उसको एडवांटेज हो रहा है, जो पर्सन ने ये मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया ना, इससे उसको एडवांटेज हो रहा है, तो ये डेफिनेटली मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आएगा। इफेक्ट क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाएगा, इफेक्ट ये होगा, ठीक है। तो वाई मिस्टर वाई चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल के कारण रिसेंड कर सकते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट, तो मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हो गया? पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप खुद भी उसको सही विश्वास करते हैं। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, कोई आपकी ड्यूटी थी जो आपको पूरी करनी थी लेकिन आपने पूरी नहीं की, और उसमें कोई इंटेंशन नहीं था धोखा देने का। नेक्स्ट, और इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक क्या होता है सर? जहां पर दोनों पार्टीज, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। अभी हम मिस्टेक वाला पार्ट नेक्स्ट उठाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक, सर एक्स के पास में 25 फैक्ट्रियां थी, ठीक है। वाई ने, एक्स ने इस वाली फैक्ट्री के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता दिए जो गलती से दूसरी फैक्ट्री के थे, कि ठीक है, एक्स का धोखा देने की कोई नियत नहीं थी, लेकिन उसने गलत फहमी में इस फैक्ट्री के 25 फैक्ट्री होंगी ना, तो फैक्ट में इधर उधर होना पॉसिबिलिटी है, गलत रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बाय मिस्टेक कर दिया, गलती से कर दिया, बाय मिस्टेक कर दिया, गलती से कर दिया, ठीक है सर। तो अब क्या करोगे? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। So what are the essentials of misrepresentation? It must also be about material facts. केवल ओपिनियन दे रहे हो, फैक्ट नहीं, और ओपिनियन दे रहे हो, वो कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। मिसरिप्रेजेंटेशन जैसा कि फ्रॉड होता है वैसे ही बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, जिस पे रिलाय किया हो सामने वाली पार्टी ने, और आपने भी रिप्रेजेंट करते वक्त रिलाय किया हो, भले ही वो फॉल्स हो। सो इट मस्ट हैव बीन फॉल्स बट पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों किया जाता है? उसमें धोखा देने की कोई इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती, धोखा देने की नियत नहीं होती है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। मिसरिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली किसी पार्टी को टू द कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया है, उसके आसपास किसी को कर दिया है, तो भी वो मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा।
सर मिस रिप्रेजेंटेशन के क्या ऑप्शन, क्या इफेक्ट है? सर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब इफेक्टेड पार्टी के पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं कंटिन्यू करूंगी या रिसेंड करूंगी। यदि कंटिन्यू करना चाहती है तो ये डिमांड कर सकती है मुझे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दे जिस पोजीशन में तूने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तब तो मैं कंटिन्यू कर जाऊंगी, और नहीं तो मैं रिसेंड कर रही हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं रिसेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब यहां पर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन टू डिसीव होता है, धोखा देने की नियत होती है, इसलिए यहाँ डैमेजेस मांगे जा सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में धोखा देने की नियत नहीं होती है, तो यहाँ पर डैमेजेस नहीं मांगे जा सकते हैं। बस आप कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दो, या फिर कंटिन्यू करना है तो सामने वाले को बोल दो मुझे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दे फिर, ठीक है। सो अब पहला ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, लेकिन यदि आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि मुझे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दे जैसे तेरा रिप्रेजेंटेशन सही हो। अब मैंने आपको फ्रॉड में केवल साइलेंस एज टू फ्रॉड में एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि यदि साइलेंस एज टू फ्रॉड में सामने वाली पार्टी के पास में मीन्स है टू डिस्कवर द ट्रूथ, मीन्स है टू डिस्कवर द ट्रूथ, और वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई का पता लगा सकता है, फिर भी उस भाई साहब ने हाथ पैर नहीं हिलाए, ठीक है, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं रहेगा। ये बात बताई थी ना, बोलो याद आ रही है? हाँ सर। ठीक है, सेम एनालॉगी मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में लगेगी, सेम एनालॉगी मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में लगेगी। ये मिस रिप्रेजेंटेशन में एक्स ने वाई को कुछ मिस रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी धोखा देने की नियत नहीं थी, लेकिन गलत बात रिप्रेजेंट कर दी। अब यहां पर मिस्टर वाई के पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रुथ पता लगाने का था इनके पास में ऑप्शन, लेकिन इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में इस ऑर्डिनरी डिलीजेंस को नहीं किया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं रहेगा, ठीक है। यहां पर पूरे मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में यही हो जाएगा। ऊपर फ्रॉड में केवल साइलेंस एज टू फ्रॉड में ये वाली एनालॉगी लग रही थी, यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में पूरी ये एनालॉगी लग रही है कि यदि आप सच्चाई का पता लगा सकते थे और आपने नहीं लगाई तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। कैसे सर? दो एग्जांपल्स देखेंगे। एक्स खुद भी बिलीव करता था इसकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट है, और ये रिप्रेजेंट कर दिया वाई को कि मेरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में थी 300 यूनिट पर डे की। एक्स खुद भी बिलीव करता था, ऑनेस्टली ये रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, लेकिन सर केस गलत हो गया, तो ये किसका केस बन गया सर? मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बन गया, ठीक है सर, ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट वाई के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, यस सर। लेकिन अब अपन ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई को पता लगाने वाले केस की तरफ आते हैं। क्या वाई के पास में सामने पड़ी हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के या डेली प्रोडक्शन रजिस्टर को देख के ये पता लगाने का ऑर्डिनरी डिलीजेंस से तरीका था ना कि अरे यार फैक्ट्री की ओरिजिनल प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 300 यूनिट पर डे की है, इससे ज्यादा कभी आज दिन तक बनाया ही नहीं है, तो वो पता लगा सकता था, लेकिन उसने नहीं लगाया, तो अब भले ही मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। सर ये एग्जांपल समझ में आया? बोलो बोलो सर। सर एग्जाम्पल समझ में आया क्या सबको? कृष्णा, मोहित, जिग्नेश, संडे मत मनाओ, नींद से जाग जाओ, हाँ सर। ठीक है। एक और एग्जाम्पल जो एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। सर एक्स वाई को अपनी कार बेचना चाह रहा था, ठीक है, उसने कार के बारे में खुद भी विश्वास करता था और यही क्लेम किया कि मेरी कार 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जबकि बात सही नहीं थी, पर ये खुद भी विश्वास करता था। अब वाई ने क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या सर? कि इस कार के जो स्पीडोमीटर थे, स्पीडोमीटर
फ्यूल मीटर, स्पीडोमीटर स्पीड नापने के साथ में डिस्टेंस भी नापता है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्यूल मीटर, ये सब बिल्कुल सही काम कर रहे थे। क्वेश्चन में बस इतनी सी इंफॉर्मेशन और दे दी कि इस कार के स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर सही काम कर रहे थे। यानी वो क्वेश्चन आपको क्या हिंट कर रहा है, सर यू हैव द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ with ordinary diligence. You have the means of discovering the truth with ordinary diligence. आप कार खरीदने से पहले 1 लीटर पेट्रोल डला के और उसमें चला सकते थे या नहीं, कि फ्यूल मीटर में 1 लीटर फ्यूल आ गया और डिस्टेंस इस 1 लीटर में 25 कवर हुई, 26 कवर हुई, 27 कवर हुई या 20 कवर हुई। बाद में पता पड़ता है तो कार तो केवल 20 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज दे रही है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा सर, भले ही यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती ना, स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर सही काम कर रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल क्लासिक केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन होता, जहां पर वाई कॉन्ट्रैक्ट वाई के ऑप्शन पे वॉइडेबल होता। लेकिन यहां पर यहां पर स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर सही काम कर रहे थे, यानी इंडिकेशन दिया है दैट मिस्टर वाई हैड मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। उन्होंने वो नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं है साहब। इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन और लगा देते हैं जहां पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। बोला मेरी कार 25 का एवरेज देती है, इस बेसिस पे खरीद लिया साहब, इस बेसिस पे खरीद लिया। तो अब सर बाद में बोला, या फिर एक्स ने वाई को बोला मेरा इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में, खुद भी विश्वास करता था, इसने भी उसी बेसिस पे खरीद ली। अब यहाँ पर बाद में पता पड़ा कि एक्सीलेंट कंडीशन में तो है ही नहीं, तो रिपेयरिंग कॉस्ट है, एक्स ने बोला जो भी रिपेयर कॉस्ट है 60% मैं बेयर विद कर लूंगा, 40% तू बेयर विद कर लेना, वाई मान गया। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे था, तो या तो कंटिन्यू कर सकते थे या रिसेंड कर सकते थे। कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर आ गए, बोला 60% मैं बेयर विद कर लेता हूँ, एक्स वाई मान गया कि 40% मैं बेयर विद कर लूंगा, 60% तू कर लेना। यानी यहाँ पर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया ना, अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया, तो अब वापस यहां से यहां घूम के नहीं आ सकते। बाद में पता पड़ा कि कार तो सही हुई नहीं, कार जब सही हुई नहीं तो फिर अब उसने रिसेंड करना चाहा कि नहीं सर अब आपने अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट डिराइव कर लिया, तो अब आपके पास में रिसेंड करने का मौका नहीं है सर, ठीक है। Now there are certain cases in which the contract remain valid even after misrepresentation. Law में बोला गया है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद में भी वैलिड रहता है। नंबर 1, if aggrieved party whose consent was caused by misrepresentation or fraud had the means of discovering the truth with ordinary diligence. fraud कौन सा, only fraudulent silent वाला केस, ठीक है, नंबर 1। Number 2, if the party has not rescind the contract within a reasonable period of time. सर पता पड़ा कि मेरे पास में रिसेंड करने का ऑप्शन है, लेकिन मैं आज से 10 साल बाद रिसेंड करना चाहता हूं, नहीं, आपको एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना होगा, अदरवाइज रिसेंड नहीं कर पाएंगे। सर थर्ड, if the parties cannot be put in original position, if the parties cannot be put back in original position, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं रहेगा। सर क्लासिक एग्जांपल देखो, एक्स ने वाई से जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रख के उसकी जमीन ले ली, सर कोर्जन का केस हो गया, हाँ सर। या फिर एक्स ने वाई से कोई चीज फ्रॉडुलेंटली खरीद ली, ठीक है सर, फ्रॉड का केस हो गया। सर बात समझना, अब वाई को समझ में आ गया कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, कोई भी केस है फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है, मैं चाहूं तो कंटिन्यू करूं, चाहूं तो रिसेंड कराऊं। अभी ये कोर्ट में जा रहा है ना, उससे पहले ही एक्स ने क्या किया, उस जमीन को किसी और मिस्टर जेड को बेच दिया, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करा के भी अपनी जमीन वापस नहीं ले सकता। इस बंदे ने गुड फेथ में खरीदी, इसको पता नहीं था यहाँ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या कोर्जन का केस है, इस बंदे ने गुड फेथ में खरीदी और अभी तक वाई ने केस किया भी नहीं है, तो फिर इस बंदे के पास में वैलिड टाइटल आ जाएगा और ये मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का केस होने के बाद में भी वाई
इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करा पाएगा। चौथा केस, जहां पर पार्टी ने तो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, बट सामने वाली पार्टी ने उस फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे नहीं, बट किसी और कारण से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं, तो इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है सर, कुछ एग्जांपल्स देखो जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो केस लॉस के रूप में आए हुए हैं। सर ये घोड़ा खरीदने की बातें हो रही थी, घोड़े का हूफ जो था वो क्रैक्ड था, उस पे सीमेंट लगा दिया गया, ठीक है, यानी कि एक्टिव कंसीलमेंट किया गया, एक्टिव कंसीलमेंट की कोशिश करी गई। लेकिन घोड़ा खरीदने के लिए मिस्टर वाई आए, मिस्टर वाई ने बिना इंस्पेक्शन किए घोड़ा खरीद लिया। तो सर क्या उन्होंने इस एक्टिव कंसीलमेंट पे रिलाई किया? सर नहीं किया। जब उन्होंने एक्टिव कंसीलमेंट पे रिलाई नहीं किया, तो क्या कोई फ्रॉड हो रहा है? सर नहीं हो रहा। हाँ, उन्होंने इंस्पेक्शन किया होता और इसके कारण धोखा खा गए होते एक्टिव कंसीलमेंट के कारण, तो डेफिनेटली फ्रॉड होता और कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कोई फ्रॉड पे रिलाई नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इंस्पेक्शन ही नहीं किया। जब इंस्पेक्शन ही नहीं किया तो फ्रॉड पे रिलाई नहीं किया। जब फ्रॉड पे रिलाई ही नहीं किया तो फिर कोई यहाँ पर फ्रॉड नहीं हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो रहा है। ऐसा एक और एग्जाम्पल हो रहा है। एक गन सेलर था, पुरानी एंटीक गन्स में डील करता था। वो पुरानी गन्स उसके शोरूम में सजाई हुई थी, ठीक है। पुराने गन के हत्थे को चेंज करके रिपेयर करके नया कर दिया, जबकि एंटीक में क्या होता है, एंटीक वाला ही होता है, और उसको बोल दिया कि ये भी 100 साल पुराना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं था। तो अब लेकिन वो चुप रह गया, या तो उसने रिप्रेजेंट कर दी या वो चुप रह गया ना। तो अब यहाँ पर वो क्या हो रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट का केस हो रहा है। उसने उसको रिपेयर कर दिया या हत्था पलट दिया, नहीं, ये एक्टिव कंसीलमेंट का केस है, ठीक है। लेकिन सर बंदूक खरीदने वाले ने उसका इंस्पेक्शन ही नहीं किया। जब इंस्पेक्शन ही नहीं किया तो एक्टिव कंसीलमेंट पे रिलाय ही नहीं कर रहा है, या मिस रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय ही नहीं कर रहा है। जब वो रिलाय ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण नहीं बन रहा है। ठीक है। नाउ अब आप लोगों के ऊपर है इस डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन को करना। यहाँ पर सेक्शन नंबर मेंशन करना, नीचे एक एक एग्जाम्पल देना दोनों का, तब जाके ये तब जाकर ये तुम्हारा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है। एक केस आ रहा है लॉन्ग वर्सेस लॉयड का। क्या? द एग्रीड पार्टी लूजेस द राइट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट if after becoming aware of the circumstances take a benefit under the contract in some way। वही 60% मैं दे देता हूँ, 40% तुम दे देना, या फिर मुझे उस पोजीशन में ले आओ जिसमें तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन सही था। अब बेनिफिट ले लिया ना, कंटिन्यू करने वाले रास्ते पे चल गए ना, तो अब बाद में मुड़ के वापस यहाँ नहीं आ सकते हो। ये कौन से केस से निकल के आया? लॉन्ग वर्सेस लॉयड से। ठीक है। तो इसी ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस ये कर लेना। और तुम लोग सीरियस हो जाओ थोड़े से। मुझे कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन चारों के हैंड रिटन समराइज्ड फॉर्म में, पॉइंटर फॉर्म में चाहिए, टैबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस चाहिए। कल क्लास में उसी को लूंगा जो ये काम करेगा, अदरवाइज कल क्लास में न लूंगा मैं। ये बात पक्की है, 100% है। ठीक है भाई। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक बचा है फ्री कंसेंट में मिस्टेक का। ये करते ही हमारा फ्री कंसेंट वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। आज की कहानी यही खत्म की जाती है। तुम्हारी 11 बजे क्लास है क्या? हाँ सर। ठीक है, जाइए प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए तैयार होइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क करेगा वही कल क्लास में घुसेगा।